हिंदुस्तान में इस समय बाढ़ कोहराम मचा रही है। यही हाल श्रीलंका, कनाडा और जिम्बाब्वे का भी है। बाढ़ के सामने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्तियां भी बेबस नजर आती है। आज स्पेशल शो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में बाढ़ से मची तबाही की, क्योंकि ये तबाही सिर्फ इंसानी जाने ही नहीं लेती बल्कि आर्थिक तौर पर भी देशों की कमर तोड़ देती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बाढ़ ने हिंदुस्तान को न सिर्फ डुबाया है बल्कि उसे तोड़ भी दिया है। ये भारत का नक्शा है और देखिए कितने राज्यों को इस बाढ़ ने अपनी चपेट में ले रखा है। असम, नागालैंड, मेघालय, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और जम्मू बाढ़ की चपेट में है। देश के तकरीबन 16 राज्य इसकी मार झेल रहे हैं। इन 16 राज्यों में कुछ इलाकों में तो हालत बेहद बदतर है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस साल बीते 1.5 से 2 महीने में बाढ़ से पूरे हिंदुस्तान में 10,63,979 लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक बाढ़ से 170 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले असम में अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है। अरुणाचल और मणिपुर को मिला दें तो पूर्वोत्तर राज्य में ही अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे देश में 56 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन जिलों में 1,688 गांव खतरे में हैं। 52,442 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। 325 घर पूरी तरह बह चुके हैं, जबकि 2,290 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। असम, गुजरात और बिहार में मिलाकर कुल 4,576 परिवार बेघर हो चुके हैं। ये आंकड़े डरावने हैं। बाढ़ की तबाही अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। हर बीते दिन के साथ मरने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। ये बाढ़ सिर्फ लोगों की जिंदगियां और घर ही नहीं छीन रही बल्कि अपने पीछे तबाही भी छोड़ती जा रही है। बाढ़ का पूरे देश में लगभग 5 लाख मवेशियों पर भी बड़ा असर पड़ा है। बाढ़ में अब तक कुल 1,690 मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से अकेले 1,117 मवेशी उत्तराखंड में मारे गए। असम में 4,04,142 मवेशियों की जान आफत में है। मतलब जो बाढ़ में बच जाएंगे और जिनकी कमाई का जरिया ये मवेशी ही हैं, वो बाढ़ के खत्म होने के बाद भी जिंदगी के सामने लाचार ही रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि बाढ़ से हिंदुस्तान को हर साल 7.4 अरब डॉलर का नुकसान होता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इस बर्बादी के बराबर होती है। जितना पैसा हर साल बाढ़ में बर्बाद होता है, अगर वो बच जाए तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये बाढ़ सिर्फ जिंदगियां ही तबाह नहीं करती बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ती है, और इस कदर तोड़ती है कि हर साल हजारों करोड़ रुपए पानी में बह जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी UNISDR की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से भारत को हर साल 7.4 अरब डॉलर नुकसान होता है। भारत में केंद्र सरकार ने ऐसी कोई एजेंसी नहीं नियुक्त की है जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा सके। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का अनुमान राज्य सरकारें ही लगाती हैं। लेकिन ये एक अहम जानकारी है जिससे बाढ़ के सामने हिंदुस्तान की बेबसी को समझने में मदद मिलेगी। सूचना के अधिकार के तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में साल 1953 से 2012 तक हर साल विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में औसतन 1,499 करोड़ की कीमत की फसलें बर्बाद हुई हैं। बाढ़ ने हर साल औसतन 46.46 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हर साल औसतन 739 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। पिछले 6 दशकों में देश की सार्वजनिक सेवाओं को 2,586 करोड़ रुपए का
नुकसान बाढ़ की वजह से लगा है। बहुत बुरा अर्थव्यवस्था का असर पड़ता है, क्योंकि बाढ़ में जान माल का नुकसान होता है, एरिया का नुकसान होता है, वहां पे क्रॉप्स खत्म हो जाती है। ताजा बाढ़ से होने वाले नुकसान का पूरा आकलन तो नहीं हुआ, लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों में बाढ़ से लाखों एकड़ में बोई गई धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यूपी में इसके अलावा बाजरा, गन्ना और अरहर की फसलें भी बर्बाद हो गई। बिहार में बाढ़ से धान और केले की फसलें बर्बाद हो गई। इसके अलावा सब्जियां और फलों की फसलों की बर्बादी अलग है। जब बाढ़ फसलें तबाह करती हैं तो इसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है, और जो लोग बाढ़ के कहर से अछूते रह जाते हैं उन्हें महंगाई की मार का सामना करना पड़ता है। कभी टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है तो कभी लाखों टन प्याज सड़कों पर बर्बाद हो जाती है। बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन ऐसी तबाही नहीं लाती थी। आखिर बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बाढ़ का पानी बर्बादी लेकर आने लगा है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्यों आती है ये बाढ़? ये सवाल पूछने में जितना छोटा लगता है, इसका जवाब उतना ही बड़ा है, क्योंकि अब बाढ़ वैसी नहीं आती जैसे पहले आती थी और नदियों के मुहाने पर उफान मारते हुए आगे बढ़ती चली जाती थी। अब तो बाढ़ जब भी आती है तबाही लाती है। सवाल है बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि नदियां आसमान से बरसने वाले पानी को संभाल नहीं पाती। बाढ़ के इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं इस बाढ़ की बर्बादी के हम खुद जिम्मेदार हैं। एक तस्वीर देखिए, ये गंगा पर बना फरक का बैराज है। पीछे से आती गाद जमा होते होते यहाँ इतनी हो गई कि नदी के बीचों बीच पहाड़ खड़े हो गए। ये गाद ही नदियों को बर्बाद कर रही है। नदियों में इतना कचरा और गाद जमा हो रहा है कि नदियाँ उथली हो चुकी हैं। जब भी पानी बरसता है या फिर इन नदियों में बहकर आता है तो ये नदियाँ अपने पानी को आबादी की तरफ धकेल देती हैं। दिनों दिन उथली होती नदियाँ बाढ़ की बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है मौसम परिवर्तन की वजह से अचानक आने वाली बरसात। पहले की तरह अब बारिश के पानी की झड़ी नहीं लगती। अब या तो बरसात आती नहीं और आती है तो एक साथ आती है, जिसकी वजह से शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अचानक आई बरसात की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। पानी जहाँ है वहीं थम जाता है, क्योंकि बढ़ती आबादी ने जमीन के हर हिस्से पर कंक्रीट बिछा दिया है। पानी को जमीन में समाने की जगह नहीं बची। तभी मुंबई में बारिश होती है तो गले तक पानी भर जाता है। दिल्ली की यमुना में उफान आता है तो कई इलाके पानी से तरबतर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में नदियों का जाल है और हर नदी जब उफान पर होती है तो अपने आसपास बसे शहरों को तबाह कर देती है, जिसमें गंगा का बेसिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर बाढ़ के इस खतरे से बचना है तो इन नदियों का प्रबंधन जरूरी है, जिसकी कोशिशें जरूर हुई लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। बाढ़ की समस्या यूँ तो देश के हर हिस्से में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इलाके परेशान हैं उसमें गंगा के उत्तरी किनारे वाले क्षेत्र ज्यादा हैं। गंगा बेसिन के इस इलाके को देखिए। यहाँ अलकनंदा ऋषिकेश से होती हुई गंगा कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। वहीं यमुना दिल्ली, आगरा होते हुए इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। लेकिन इन दो मुख्य नदियों के साथ इस पूरे गंगा बेसिन में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, महानंदा जैसी दर्जनों नदियां हैं जो गंगा से मिल रही हैं। वहीं रावी नदी पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वोत्तर पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, जो उफान पर आने पर कश्मीर को डुबोती है। साल 2014 की तबाही लोगों को आज की याद है। ऐसे ही चिनाब, झेलम और सतलज भी इस इलाके में बाढ़ का कारण बनती है। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल, असम पर कहर बरपाती है। असम में फिलहाल बाढ़ के हालात हैं और जो तस्वीरें हैं वो भयानक हैं। जैसे कोशी बिहार के लिए शोक है, वैसे ही दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। बरसात में जब ये तमाम नदियां बेलगाम होती हैं तो बर्बादी की तस्वीर हमारे सामने होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिस तरह से इन नदियों का प्रबंधन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। प्रबंधन का मतलब जरूरत के मुताबिक बांध नहीं बने।
बैराज नहीं बने, पुश्तों का निर्माण नहीं हुआ, नहरें नहीं बनी। अगर बाढ़ से बचना है तो नदियों का प्रबंधन करना होगा। राष्ट्रीय जल नीति 2002 और 2012 में जल के अंतर बेसिन अंतरण पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश हित के आधार पर जल की कमी वाले क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ दिया जाना चाहिए। रिवर लिंकिंग परियोजना भारत की एक स्वप्निल योजना है, जिसके जरिए 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंकों से भारत की दूसरी तमाम नदियों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। हालांकि 1970 के दशक में ही रिवर लिंकिंग पर प्रयास शुरू किए गए, टास्क फोर्स बनाई गई जो आगे बढ़ी और साल 2005 में इस परियोजना के जरिए केन बेतवा परियोजना पर काम शुरू हुआ। 2009 में तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजल परियोजना पर काम शुरू किया गया। इस पर पर्यावरण को लेकर कुछ विरोध आए, लेकिन 2012 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को जोड़ने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी। लेकिन बावजूद इसके पर्यावरण को लेकर चिंताओं ने इन परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देश में रिवर लिंकिंग की परियोजना तो खटाई में पड़ गई, तो क्या हर साल बाढ़ की तबाही आती रहेगी? यह सवाल बड़ा है, लेकिन बाढ़ की तबाही से बचने के लिए कई और उपाय हैं, जिनका इस्तेमाल दुनिया के कई देश कर रहे हैं और ये उपाय बहुत कारगर भी साबित हो रहे हैं। हिंदुस्तान की तरह बाढ़ दुनिया के हर कोने में आती है, लेकिन दुनिया के दूसरे देश इससे निपटने के लिए ऐसी मोर्चाबंदी करते हैं कि जानमाल की हानि कम से कम होती है। दुनिया भर में इस पर तेजी से काम करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे बड़े मंत्रालय के नीचे ही कई और छोटे छोटे मंत्रालय काम करते हैं, जिससे हर किसी को अपना काम करने में आसानी होती है। जैसे कि बाढ़ से बचाव के तरीकों पर अलग, रेन हार्वेस्टिंग का अलग, पीने के पानी का अलग काम होता है। इसके तहत बड़े शहर में अलग से रिजर्वायर तैयार किए जाते हैं। इन्हें शहर के ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा गया है। इस रिजर्वायर को पाइपलाइन या नहरों के जरिए दूसरे शहर के रिजर्वायर यानी जलाशय से जोड़ दिया गया है। पानी को इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर पानी को दूसरे जलाशयों में भेज दिया जाए। साथ ही अगर आपको वहां घर बनाना हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सख्त हिदायत दी गई है कि नक्शा तभी पास किया जाए जब घर ड्रेनेज सिस्टम को सपोर्ट करता हो और इको फ्रेंडली हो। ऐसा ही सिस्टम चीन तेजी से डेवलप कर रहा है और अमेरिका में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। आप इसे और आसान तरीके से ऐसे समझिए कि अगर दिल्ली में भारी बारिश हो और हर जगह पानी ही पानी भर जाए, तो वो पानी पहले एक जलाशय तक पहुँचे और फिर उसे बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में भेज दिया जाए। इससे जिन इलाकों में कम बारिश होती है, वहाँ पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरह से ये भी लिंकिंग ही है, लेकिन भारत बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, बड़ा सिस्टम है, इसीलिए इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना बड़ी चुनौती है। बारिश से आफत तो आती ही है, लेकिन अगर इस बारिश के साथ लिया जाए तो इससे तस्वीर भी बदली जा सकती है। हिंदुस्तान में कुछ राज्य इस दिशा में आगे बढ़े हैं और नतीजे आए हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हिंदुस्तान में अभी तो ये आलम है कि आसमान से बरसते पानी को जमीन पर गिरता देखो तो कलेजा कांप जाता है, क्योंकि हर रोज हम बाढ़ और बाढ़ की बर्बादी की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन आसमान से बरसते इस पानी की जरूरत भी उतनी ही है, बशर्ते हम इस बरसते पानी को कितना संभाल पाते हैं। ये देखने और सोचने की जरूरत है। क्यों देश की सरकार लोगों से कहती है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, आसमान से टपकती हर बूंद को सहेजो, क्योंकि जो पानी बर्बादी की तस्वीर दिखा रहा है, वही पानी लाखों हेक्टेयर जमीन और जीवन को आबाद भी कर रहा है। राजस्थान मिसाल है। यहाँ के तकरीबन 4000 गांवों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग से न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि सूखे खेतों से सोना उगलवाया। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का हिस्सा बनी ये योजना एक उदाहरण है, क्योंकि राजस्थान को मालूम है कि रेगिस्तान में पानी की क्या अहमियत है। छत पर गिरने वाले पानी को यहाँ पाइप के जरिए टैंक में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ के लोग जगह जगह कुएं और कृत्रिम तालाब खोदकर बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर रखा है। 140 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल पर बनाए जाने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने के निर्देश हैं। ये पानी बचेगा तो जीवन बना देगा और बहेगा तो बर्बादी की बाढ़ लाएगा।